अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो है बायोमॉलिक्यूल। हमने बायोमॉलिक्यूल का इंट्रोडक्शन देखना है, बायोमॉलिक्यूल्स की इम्पोर्टेंस देखनी है और कुछ मेजर बायोमॉलिक्यूल्स को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले बायोमॉलिक्यूल्स होता क्या है। बायो का मतलब होता है लाइफ और मॉलिक्यूल्स मतलब डिफरेंट कंपाउंड्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट केमिकल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यानी वो मॉलिक्यूल्स या वो कंपाउंड्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बना रहे होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? बायो मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम इन बायोमॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं, इन बायोमॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं और ये बायोमॉलिक्यूल्स किस तरह से डिफरेंट रिएक्शंस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, किस तरह से डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो सारा हम किस में स्टडी करते हैं? बायो केमिस्ट्री के अंदर। यानी हम इन बायोमॉलिक्यूल्स की सारी नेचर को और इनके बारे में डिटेल स्टडी करते हैं बायो केमिस्ट्री के अंदर। अब इन बायोमॉलिक्यूल्स को स्टडी करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमें पता है जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर, उनकी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं? इन बायोमॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। ये बायोमॉलिक्यूल्स स्ट्रक्चर भी बना रहे होते हैं और जितने भी फंक्शंस हैं उन्हें रेगुलेट कर रहे होते हैं। और इसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। वो केमिकल रिएक्शन कैसे हो रहे हैं, कौन सी प्रोडक्ट उन केमिकल रिएक्शन के ज़रिए बन रही हैं, या फिर डिफरेंट चीज़ें इन रिएक्शंस के ज़रिए टूट रही होती हैं। इन केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करके हमें यह पता चलता है कि इन रिएक्शंस के नतीजे में जो प्रोडक्ट्स बनती हैं उनका लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रोल क्या है और वो प्रोडक्ट्स जो इन रिएक्शंस के नतीजे में बनती हैं वो कैसे डिफरेंट और फंक्शंस को रेगुलेट कर रही होती हैं। अभी हम देखते हैं कि ये बायोमॉलिक्यूल्स कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, कौन कौन से फंक्शंस हैं जिनके अंदर ये इन्वॉल्व होते हैं और कौन कौन से मेजर बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे होते हैं, उनको भी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। तो अगर हम एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो आपको पता है सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यूज़। टिश्यूज़ मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन। और ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म। तो ये तो हो गया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके बाद जो यूनिसेलुलर होते हैं उनके अंदर एक ही सेल होता है और वो एक ही सेल सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है उस ऑर्गेनिज्म के, उस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के। तो अगर हम एक सेल को देखें तो एक सेल की सेल मेम्ब्रेन, ऑर्गेनेलीज, वो सारे डिफरेंट मालिक्यूल्स, डिफरेंट बायोमालिक्यूल्स से बनी हुई होती है। अगर हम सिर्फ सेल मेम्ब्रेन को देखें तो उसके अंदर क्या होता है? लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इसके बाद ऑर्गेनेलिस को देखें जैसे राइबोसोम। राइबोसोम किससे बना हुआ होता है? आरएनए और प्रोटीन से। तो इस तरह से जितनी भी ऑर्गेनेलिस हैं, सेल के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो किससे बने हुए होते हैं? डिफरेंट बायोमालिक्यूल से। और अगर हम साइटोप्लाज्म को देखें तो उसके अंदर क्या होता है? 90% वाटर होता है और डिफरेंट सब्सटेंसेस उसके अंदर डिज़ॉल्व हुई होती हैं, डिफरेंट बायोमालिक्यूल्स उसके अंदर पड़े हुए होते हैं। तो एक सेल की अगर हम कंपोजिशन देखें तो इसके अंदर डिफरेंट क्या प्रेजेंट है? बायोमालिक्यूल्स। तो आपको पता है एक ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट क्या है? सेल है। तो सेल का स्ट्रक्चर किसने बनाया हुआ है? इन बायोमालिक्यूल्स ने बनाया हुआ है। तो ये बायोमालिक्यूल्स ऑर्गेनिज्म की बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट हैं। ना सिर्फ स्ट्रक्चरल यूनिट है बल्कि बहुत सारे फंक्शंस भी ये रेगुलेट कर रहे होते हैं। अभी हम देखते हैं कि कौन कौन से फंक्शंस ये बायोमालिक्यूल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो सबसे पहली चीज़, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं और उन रिएक्शंस को हम कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस या मेटाबॉलिज्म, इनके लिए वर्ड यूज़ करते हैं। और इन केमिकल रिएक्शन में या तो कुछ प्रोडक्ट्स बन रही होती हैं, या तो कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ बायोमॉलिक्यूल्स बन रहे होते हैं, या कुछ बायोमॉलिक्यूल्स टूट रहे होते हैं। कुछ बायोमॉलिक्यूल्स टूट रहे होते हैं जिनसे कुछ सिंपलर सब्सटेंसेस बन रही होती हैं, या कुछ सिंपल बायोमॉलिक्यूल्स आपस में अटैच होकर कम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स बना रहे होते हैं। और जिसमें कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बन रही होती है उसे हम कहते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन,
इसके बाद जिसमें कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस टूट रही होती हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में, उसे हम कहते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन या कैटाबॉलिज्म। उसको हम एनाबॉलिज्म कहते हैं, इसको हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। ये जितने भी रिएक्शंस हैं, एनाबॉलिक रिएक्शंस, कैटाबॉलिक रिएक्शंस, इनके नतीजे में कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स बन रही होती हैं जो या तो ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बनाती हैं, या तो उसे एनर्जी देती हैं, इसके बाद या डिफरेंट फंक्शंस को, ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट फंक्शंस को रेगुलेट करती हैं। तो इस वजह से बायोमॉलिक्यूल्स को पढ़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। तो इस वजह से उन बायोमॉलिक्यूल्स को पढ़ना ज़रूरी होता है ताकि हम उनके रिएक्शंस भी ईज़िली स्टडी कर सकें कि वो किस तरह से बनते हैं, किस तरह से टूटते हैं। तो ये हो गए डिफरेंट रिएक्शंस। अब कौन कौन से रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो रहा होता है जिसे हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। और इस सेलुलर रेस्पिरेशन में आपको पता है डिफरेंट ऑर्गेनिक फूड की ब्रेक डाउन होती है और उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, डिफरेंट ऑटोट्रॉफ्स अपनी क्या तैयार करते हैं, फूड तैयार करते हैं। इस फोटोसिंथेसिस में आपको पता है ऑटोट्रॉफ्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लाइट की प्रेजेंस में यूज़ करते हैं और उससे क्या बनाते हैं, ग्लूकोज वगैरह, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह। फिर ये ग्लूकोज एनर्जी का सोर्स होता है। ये सेलुलर रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक रिएक्शन की एग्जांपल है जिसमें कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस टूटती हैं, और ये एनाबॉलिक फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक रिएक्शन की एग्जांपल है जिसमें सिंपल सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ जुड़ के क्या बनाती हैं, कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। इसके बाद डाइजेशन, इसमें क्या होता है, डिफरेंट कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस की क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है सिंपलर सब्सटेंसेस में। तो इस तरह से ये बायोकेमिकल रिएक्शंस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे होते हैं और उसकी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। यानी इनके नतीजे में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनती हैं जो फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ करता है एनर्जी के लिए, अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर बनाने के लिए, या अपनी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए। इसके अलावा ये बायोमॉलिक्यूल्स बहुत सारे फंक्शंस को भी रेगुलेट करते हैं, जैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन, नर्व इम्पल्स की कंडक्शन, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, नर्व इम्पल्स की कंडक्शन, और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनको ये बायोमॉलिक्यूल्स रेगुलेट कर रहे होते हैं, जैसे सेल सिग्नलिंग, उसमें बहुत सारे हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। मतलब जितने भी फंक्शंस होते हैं सेल के, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन बायोमॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। जैसे कि आपको पता है ये बायोमॉलिक्यूल्स सेल के स्ट्रक्चरल यूनिट हैं, तो जितने भी फंक्शंस हैं वो इनके ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहे होते हैं। इसके बाद बायोमॉलिक्यूल्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल वो ये है कि उनके अंदर डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस स्टोर होती हैं। इंस्ट्रक्शंस कौन सी, कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं वो किस तरह से परफॉर्म होंगे, और ये इंस्ट्रक्शन किसके अंदर, कौन से बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर स्टोर होती है, जैसे कि डीएनए और आरएनए। यानी इन इंस्ट्रक्शंस को कन्वे करने में आरएनए का भी रोल होता है। डीएनए एक ऐसा बायोमॉलिक्यूल है जिसके अंदर सारी इंस्ट्रक्शन स्टोर होती है कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी के जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको वो रेगुलेट कर रहा होता है, और सारी इंस्ट्रक्शन इसके अंदर स्टोर होती है कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी किस तरह की होगी, उसका हेयर कलर किस तरह से होगा, उसके बाद उसका स्किन कलर किस तरह से होगा। ये सारी इंस्ट्रक्शन इस डीएनए के अंदर स्टोर होती है, और ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, फंक्शंस हैं, उन्हें कैसे रेगुलेट करता है, बाय प्रोटीन सेंसिस। यानी ये डीएनए प्रोटीन्स बनाता है और फिर वो प्रोटीन्स डिफरेंट फंक्शंस को रेगुलेट करती हैं। तो इस तरह से ये बायोमॉलिक्यूल्स इंस्ट्रक्शंस को भी स्टोर करते हैं। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी इंस्ट्रक्शंस को कौन स्टोर करता है, डीएनए। और हर एक ऑर्गेनिज्म का आपको पता है स्पेसिफिक डीएनए होता है, क्योंकि उस डीएनए के ऊपर स्पेसिफिक जीन्स होते हैं जो कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स को कोड कर रहे होते हैं। तो इस तरह से ये बायोमॉलिक्यूल्स इंस्ट्रक्शंस को भी स्टोर करते हैं, और कुछ बायोमॉलिक्यूल्स एनर्जी का भी सोर्स होते हैं, जैसा कि ग्लूकोज मेजर एनर्जी का सोर्स है। इसके बाद लिपिड्स भी एनर्जी का सोर्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी का सोर्स हैं, जिसके अंदर ग्लूकोज एक मेजर, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ग्लूकोज एक मेजर सोर्स है एनर्जी का जो ज़्यादा यूज़ होता है। इसके बाद प्रोटीन्स भी एनर्जी का सोर्स हैं।
और ना सिर्फ ये एनर्जी का सोर्स हैं बल्कि ऑर्गेनिज्म लॉन्ग टाइम के लिए एनर्जी को स्टोर करने के लिए भी इन बायोमॉलिक्यूल्स का यूज़ करते हैं, जैसा कि ग्लाइकोजन। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जैसे एनिमल्स के अंदर, एनिमल्स क्या करते हैं, ग्लाइकोजन को स्टोर कर लेते हैं। क्यों स्टोर कर लेते हैं? क्योंकि इस ग्लाइकोजन के टूटने से ग्लूकोज मिलता है जिससे फर्दर आगे एनर्जी मिलनी होती है। यानी शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसा कह सकते हैं कि वो एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में। इसके बाद प्लांट्स स्टार्च को स्टोर कर लेते हैं, तो स्टार्च के टूटने से ग्लूकोज मिलता है, फिर उससे एनर्जी मिलती है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि वो एनर्जी को स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। इसके बाद लिपिड्स मेजर सोर्स हैं एनर्जी का। इस तरह से ये बायोमॉलिक्यूल्स एनर्जी स्टोरेज का भी रोल अदा करते हैं, एनर्जी का सोर्स भी हैं। और इसके बाद जैसा कि डीएनए के बारे में पढ़ा कि उसके अंदर इंस्ट्रक्शन स्टोर होती है ऑर्गेनिज्म की बॉडी के जितने भी फंक्शंस होती हैं उनके बारे में। तो हर एक ऑर्गेनिज्म का स्पेसिफिक क्या होता है, डीएनए, जिसके अंदर उसकी इंस्ट्रक्शन स्टोर होती है कि उसके डिफरेंट फंक्शंस किस तरह से परफॉर्म होंगे। और हमने ये बायोकेमिकल रिएक्शंस देखे। तो अभी हम इन बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में और स्टडी करते हैं। ये जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं ये डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बने हुए होते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स किससे मिलकर बने होते हैं? डिफरेंट एलिमेंट से। और आपको पता है नेचुरली अकरिंग 92 एलिमेंट्स में से 25 किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। और इन 25 को हम क्या कहते हैं? बायो एलिमेंट। और इन 25 में से 16 किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? ह्यूमन के अंदर। ये बायो एलिमेंट्स जो ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट होते हैं इनको हम डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। किस बेस पे? कि ये ह्यूमन के अंदर कितनी परसेंटेज में प्रेजेंट होते हैं। तो वो कौन कौन से ग्रुप्स हैं? सबसे पहले है मेजर बायो एलिमेंट्स, उसके बाद माइनर बायो एलिमेंट्स, उसके बाद ट्रेस बायो एलिमेंट्स। मेजर बायो एलिमेंट्स वो होते हैं जो मोर देन 99% बना रहे होते हैं एक सेल का या ह्यूमन की बॉडी का। तो अगर हम एक सेल को लें तो एक सेल के अंदर ये बायो एलिमेंट्स 99% प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद जो माइनर होते हैं वो लेस दैन 1% रिक्वायर होते हैं, और जो ट्रेस होते हैं वो लेस दैन 0.01% प्रेजेंट होते हैं। मेजर के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, फास्फोरस। इसके बाद माइनर के अंदर आ जाते हैं पोटाशियम, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम। इस तरह से ट्रेस के अंदर भी कुछ आ जाते हैं जिंक, आयोडीन और कॉपर वगैरह। ये बायो एलिमेंट्स दो तरह के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर दो तरह के बायो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जो ये बायो एलिमेंट्स बनाते हैं। एक इनऑर्गेनिक बायो मॉलिक्यूल्स, दूसरे होते हैं ऑर्गेनिक बायो मॉलिक्यूल्स। तो मेजर तो ऑर्गेनिक बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक बायो मॉलिक्यूल्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसमें वाटर, मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सॉल्ट्स वगैरह आ जाते हैं। और ऑर्गेनिक के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स आ जाते हैं। तो अभी हमने इन चारों को डिस्कस करना है। तो सबसे पहला मेजर बायोमॉलिक्यूल जो हमने डिस्कस करना है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को हम सेकेराइड्स भी कहते हैं या शुगर्स। ये कार्बोहाइड्रेट्स डेरिवेटिव्स हैं एल्डिहाइड्स के और कीटोन्स के। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के डेरिवेटिव्स हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स। इनको हम शुगर भी कहते हैं या इनको हम सेकेराइड्स भी कहते हैं। इन कार्बोहाइड्रेट्स को 3 मेजर कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं: मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स। मोनो का मतलब होता है एक और सेकेराइड मतलब शुगर। मोनोसेकेराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनके अंदर शुगर का एक ही यूनिट होता है या जिनके अंदर एक ही सेकेराइड प्रेजेंट होता है, उन्हें हम कहते हैं मोनोसेकेराइड। और इन मोनोसेकेराइड्स को हम डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि इनके अंदर कार्बन नंबर कितना होता है। इन मोनोसेकेराइड के अंदर कार्बन नंबर होता है 3 से 7 तक। इनको हम डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं इन्हीं कार्बन नंबर की बेस पे।
तो अगर कोई मोनोसेकेराइड जिसके अंदर 3 कार्बन होते हैं उसे ट्राइओस कहते हैं, जिसके अंदर 4 कार्बन होते हैं उसको हम, जिसके अंदर 4 होते हैं उसको टेट्रोस कहते हैं, जिसके अंदर 5 होते हैं उसको पेंटोस, जिसके अंदर 6 होते हैं उसको हेक्सोस, और जिसके अंदर 7 होते हैं उसको हेप्टोस। तो इस तरह से ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं मोनोसेकेराइड्स के। इसके बाद ओलिगो और पॉलीसेकेराइड्स वो होते हैं जो पॉलीमर्स हैं। ओलिगो और पॉलीसेकेराइड्स क्या हैं? पॉलीमर्स हैं। यानी जो ओलिगोसेकेराइड्स होते हैं उनके अंदर 2 से 10 तक क्या हो सकते हैं? मोनोसेकेराइड्स के यूनिट्स हो सकते हैं। यानी अगर कोई ऐसा ओलिगोसेकेराइड है जिसके अंदर 2 मोनोसेकेराइड होंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? डाइसेकेराइड। जिसके अंदर 3 यूनिट होंगे, 3 मोनोसेकेराइड प्रेजेंट होंगे, उसे हम क्या बोलेंगे? ट्राइसेकेराइड। जिसके अंदर 4 होंगे उसे टेट्रासेकेराइड। इस तरह से इन ओलिगोसेकेराइड के अंदर 2 से 10 तक सेकेराइड्स प्रेजेंट हो सकते हैं, और मोनोसेकेराइड के अंदर एक ही यूनिट होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया। और उसको हम डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट टाइप्स में किस तरह से डिवाइड करते हैं? कार्बन नंबर की बेस पे। इसके बाद ना सिर्फ कार्बन नंबर की बेस पे बल्कि उनके अंदर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, उस हिसाब से हम उन्हें एल्डोजिस और कीटोजिस में भी डिवाइड करते हैं। यानी जिनके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है उन्हें हम एल्डोजिस कहते हैं, और जिनके अंदर कीटोनिक ग्रुप होता है उन्हें हम कीटोजिस कहते हैं। तो इस तरह से ये मोनोसेकेराइड्स मिलकर क्या बनाती हैं? या तो ओलिगोसेकेराइड या तो पॉलीसेकेराइड। इसके बाद पॉलीसेकेराइड्स के अंदर बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स के यूनिट होते हैं, और ये जितने भी यूनिट्स होते हैं मोनोसेकेराइड्स के, ज़रूरी नहीं होता वो सेम हों। वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। यानी अगर मैं कहता हूँ कि ये कोई ओलिगोसेकेराइड है तो इसके अंदर ये तीनों यूनिट सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसी तरह से एक जो पॉलीसेकेराइड होता है उसके अंदर अगर मैं कहता हूँ 100 मोनोसेकेराइड हैं, तो उस 100 में से तो ये भी हो सकता है कि वो 100 के 100 में बिल्कुल सेम हो, और ऐसा भी हो सकता है कि 3 से 4 डिफरेंट टाइप के मोनोसेकेराइड मिलकर उस पॉलीसेकेराइड को बनाएं। तो इस तरह से ये 3 मेजर ग्रुप्स हैं कार्बोहाइड्रेट के। ये कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी का मेजर सोर्स हैं, जैसे ग्लूकोज। इसके बाद सेल के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ये बना रहे होते हैं, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद बाकी जितनी भी ऑर्गेनेलिस होती हैं उनकी मेम्ब्रेन्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद ये एनर्जी स्टोरेज में इन्वॉल्व होते हैं। यानी जैसे ग्लाइकोजन, स्टार्च के बारे में हमने डिस्कस किया, वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है, और उनके अंदर एनर्जी स्टोर होती है, या वो एनर्जी स्टोर करने के लिए बेस्ट मॉलिक्यूल्स हैं। इसके बाद आता है प्रोटीन्स। तो यहाँ पे आगे डिस्कस करने से पहले पॉलीसेकेराइड्स को हम पॉलीमर्स कह रहे होते हैं, यानी वो डिफरेंट यूनिट से मिलकर बने होते हैं, डिफरेंट मोनोसेकेराइड से मिलकर बने होते हैं। तो हम इन मोनोसेकेराइड्स को हम क्या कहते हैं? मोनोमर्स कहते हैं। मोनोसेकेराइड को हम क्या कहते हैं? मोनोमर्स। यानी ये मिलके क्या बनाते हैं? ओलिगो या पॉलीसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड मोनोमर्स हैं और ये पॉलीमर्स हैं। तो ये जितने भी पॉलीमर्स होते हैं उनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। जितने भी पॉलीमर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। इसके बाद आता है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आपको पता है किस से बनी होती हैं? अमाइनो एसिड से। यानी डिफरेंट अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, किसके ज़रिए? पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए। 20 डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड्स डिफरेंट फॉर्म में अरेंज होके 30,000 डिफरेंट प्रोटीन्स बनाते हैं ह्यूमन के अंदर। ऑलमोस्ट 30,000 प्रोटीन्स ह्यूमन के अंदर बनती हैं इन 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड से। और ये अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ किसके ज़रिए लिंक होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए। और इनका रोल क्या होता है? हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं वो इनके ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। जैसे ये स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स प्रोटीन बना रही होती हैं। इसके बाद आपको पता है हमारे कैरेक्टर्स को कौन कंट्रोल करता है? डीएनए। लेकिन वो डीएनए कैसे कंट्रोल करता है? बाय सिंथेसाइजिंग प्रोटीन्स। यानी ये प्रोटीन्स डीएनए कोड करता है, डीएनए इन प्रोटीन्स के लिए कोड करता है, इन प्रोटीन्स को बनाता है, और फिर ये प्रोटीन्स हमारे कैरेक्टर को कंट्रोल करती हैं। इसके बाद बहुत सारे प्रोटीन एज एंजाइम काम करती हैं, जो फिर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं उन्हें रेगुलेट करते हैं। ये प्रोटीन एनर्जी का भी सोर्स हो सकती हैं।
और ये प्रोटीन डिफेंस में भी इनका रोल होता है, इम्यूनिटी में इनका रोल होता है। इसके बाद ये एज अ मैसेंजर के तौर पर भी काम करते हैं। बहुत सारे प्रोटीन्स ऐसी हैं जो हार्मोन्स के तौर पर काम करती हैं। तो इस तरह से प्रोटीन्स के बहुत सारे इम्पोर्टेंट रोल हैं। इसके बाद आ जाता है न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड आपको पता है ये भी एक क्या है, पॉलीमर है। प्रोटीन भी पॉलीमर हैं और वो किससे बने हुए होते हैं, अमाइनो एसिड, यानी उसके अंदर अमाइनो एसिड क्या है, मोनोमर्स हैं। न्यूक्लिक एसिड भी क्या हैं, पॉलीमर्स हैं, जैसा कि डीएनए और आरएनए। और इनके अंदर जो मोनोमर्स होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। और इन न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर 3 यूनिट्स होते हैं, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजीनियस स्पेसीज। डीएनए के अंदर 4 नाइट्रोजीनियस स्पेसीज कौन कौन सी होती है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायामीन। और आरएनए के अंदर होती हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरासिल। और इस तरह से ये डीएनए और आरएनए किस से बने हुए होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से। और इस तरह से ये न्यूक्लियोटाइड्स आपस में अटैच होती हैं। तो इस तरह से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच होकर क्या बनाती हैं, न्यूक्लिक एसिड। और इन न्यूक्लिक एसिड का आपको पता है इनके अंदर इंस्ट्रक्शन स्टोर होती है और ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी के जितने भी फंक्शंस होते हैं उन्हें रेगुलेट या ऑर्गेनिज्म की बॉडी के जितने भी फंक्शंस होते हैं उन्हें कंट्रोल कर रहे होते हैं, उनके ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऑर्गेनिज्म के करैक्टर्स को बनाने में इनका रोल होता है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के रिएक्शंस को रेगुलेट करने में इनका रोल होता है। जैसे जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनके लिए एंजाइम ज़रूरी होते हैं। और एंजाइम्स क्या हैं, प्रोटीन्स कहाँ से बनती हैं, इन डीएनए से बनती हैं। इसके बाद आ जाता है लिपिड्स। ये लिपिड्स फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से बने हुए हैं। और कुछ लिपिड्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के साथ कुछ और सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट होती हैं। इन लिपिड्स के अंदर फैट्स आ जाते हैं, फैट्स, ऑयल्स, जिन्हें हम ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं। इसके बाद फॉस्फोलिपिड्स आ जाते हैं, स्टेरॉइड्स, कोलेस्ट्रॉल, ये डिफरेंट टाइप्स के क्या हैं, लिपिड्स हैं। इन लिपिड्स का क्या रोल होता है, ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। जितने भी मेम्ब्रेन्स हैं सेल के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ये लिपिड्स बना रहे होते हैं। इसके बाद ये एनर्जी का मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स है। आपको पता है एनर्जी कैसे मिलती है, बाय ब्रेकिंग CH बॉन्ड। तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर ये जो CH बॉन्ड होता है ये लेस होता है एज़ कम्पेयर टू लिपिड्स। लिपिड्स के अंदर ये CH बॉन्ड ज़्यादा होता है और ये बेस्ट सोर्स है एनर्जी का। लेकिन क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से या ग्लूकोज से जो एनर्जी मिलती है वो जल्दी मिलती है, इस तरह से सेल उससे एनर्जी लेने को प्रेफर करते हैं। लेकिन ज़्यादा एनर्जी किससे मिलती है, लिपिड से मिलती है। इसके बाद ये एनर्जी स्टोर करने का भी बेस्ट सोर्स हैं। बहुत सारे ऐसे लिपिड्स हैं जिनको स्टोर करते हैं और फिर उनको एज आ एनर्जी सोर्स के तौर पर यूज़ किया जाता है। इसके बाद बहुत सारे लिपिड्स एज आ मैसेंजर के तौर पर काम करते हैं। वो हार्मोन्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स लिपिड्स होते हैं। स्टेरॉइड्स हार्मोन्स जो होते हैं वो लिपिड्स होते हैं, तो वो एज आ मैसेंजर के तौर पर भी काम कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के क्या हैं, बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को बना रहे होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसके बाद हम हर एक बायोमॉलिक्यूल को इलादा से डिस्कस करेंगे डिटेल से।